हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व कराने जा रहा हूं। तो इसमें सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अभाज्य और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद में मैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बताऊंगा, और उसके बाद में मैं महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, उसकी जांच कैसे करते हैं, यानी एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं और उसको कैसे वेरीफाई करते हैं, तो ये सब बताऊंगा डिटेल में। और प्रश्नावली 1.2 को मैं कंप्लीट सॉल्व कराऊंगा, तो पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए करते हैं हम शुरुआत। सबसे पहले ये आपको पता है कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, यानी गिनती वाली संख्याएं जिनको हम गिन सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, वो सारी प्राकृत संख्याएं होती हैं। और प्राकृत संख्याओं को एन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, 1, 2, 3 और इस तरह से लिखते चले जाओ डॉट 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 और अप टू इन्फिनिटी यानी अनंत तक। अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं जो है वो प्राकृत संख्याएं होती हैं। और मैंने यहाँ पे भाज्य और अभाज्य संख्याओं को समझाने के लिए 1 से लेकर 12 तक की संख्याएं ली हैं। तो इससे आशा है कि आप पूरा समझ जाएंगे, क्योंकि इसमें जो एक्सरसाइज में भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम देखें अगर 1, तो 1 किससे भाज्य होता है, किससे भाग जाता है 1 में? 1 में सिर्फ 1 से भाग जाता है, ये सबको पता है। 2 में किससे भाग जाता है? 1 से भी जाता है और 2 से भी जाता है। 3 में किससे भाग जाता है? 1 और 3 से भाग जाता है। लेकिन 4 में कितने से भाग जाता है? 1 से भी जाता है और 2 दूनी 4 यानी 2 से भी जाता है और 4 एकम 4 यानी 4 से भी जाता है। 5 में सिर्फ 1 और 5 से भाग जाता है, ठीक है। 6 में 1 से भाग जाता है, 2 तिया 6 2 से भाग जाता है, 3 दूनी 6 3 से भाग जाता है और 6 एकम 6 यानी 6 से भाग जाता है। इसी प्रकार अगर हम 7 को देखें तो 7 में 1 और 7 से भाग जाता है, सिर्फ 1 से जाता है और 7 से जाता है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। इसमें 1 से जाएगा, 2 से जाएगा 2 चौके 8, 4 से जाएगा 4 दूनी 8 और 8 से जाएगा 8 एकम 8। यहाँ पे देखिए 1 से जाएगा और 3 त्रिका 9, 3 से जाएगा और 9 एकम 9। और यहाँ पे 1 से जाएगा, 2 पंजे 10, 2 से जाएगा और 5 दूनी 10, 5 से जाएगा और 10 एकम 10। यहाँ पे देखिए 1 और 11 से ही जाएगा सिर्फ, ठीक है। और यहाँ पे 1 से जाएगा, 2 ही छंग 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12, मतलब इतनी संख्याओं से चला गया। अब इससे आपको समझ में आ जाएगा इससे क्या है। अब देखिए अभाज्य संख्याएं क्या हैं। अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन क्या है कि वो संख्याएं जिनमें जो स्वयं एवं एक से भाजित होती हैं। यानी वो संख्याएं जो स्वयं एवं एक से भाजित होती हैं, इसके अतिरिक्त किसी से भी भाजित नहीं होती हैं, ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, ठीक है। और जो 2 से अधिक संख्याओं से भाजित होती हैं उनको हम बोलते हैं भाज्य, यानी 2 से अधिक, ठीक है। यहां पे सिर्फ 2 हैं और यहां पे 2 से अधिक हैं, बस यही डिफरेंस है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में। तो अब यहां पे देखिए 1 में तो सिर्फ 1 ही है, तो ना तो ये भाज्य है ना अभाज्य है। अब यहां 2 से चलते हैं। 2 देखिए सम संख्या भी है और अभाज्य है, क्योंकि इसमें स्वयं और 2 के अलावा किसी से भाग नहीं जा रहा, तो अभाज्य संख्या को हम यहां पर लिख देते हैं 2। उसके बाद देखिए 3 स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी से भाज्य नहीं हो रही है, यानी भाजित नहीं हो रही है, यानी सिर्फ इसके 2 ही गुणनखंड हैं, यानी 3 भी इसमें ही आएगा, ठीक है। 4 कहाँ चला जाएगा? 4 में 1 और एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया, 2 से अधिक। देखिए 1 2 3, तो 4 कहाँ चला जाएगा? भाज्य में 4 चला गया यहाँ। 5 कहाँ आएगा? देखिए 1 और 1 2 स्वयं और 1 से भाजित हो रही है, तो 5 इधर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 6 में देखिए 1 2 3 4 यानी 1 और 6 यानी संख्या और 1 के अलावा 2 और 3 से भाजित हो रही है, इसका मतलब ये भाज्य संख्या है, तो 6 इधर आ जाएगा, ठीक है। 7 इधर आ जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे 7 क्या है? स्वयं और 1 से भाजित हो रही है, इसलिए 7 इधर आ गया। और यहाँ पे ये 1 और 8 के अतिरिक्त 2 और 4 से भाजित हो रही है, यानी ये भाज्य संख्या है, तो 8 इधर चला जाएगा, ठीक है। 9 को देखें तो 9 भी क्योंकि इसमें 1 और 9 के अतिरिक्त 3 से भी भाजित हो रही है, यानी इसमें 3 खंड हैं, इसके फैक्टर्स हैं, तो इसमें भी 9 क्या होगा? भाज्य संख्या में आएगा, 9 यहाँ पे चला जाएगा। 10 भी यहाँ पे ही आ जाएगा, क्योंकि इसमें 1 और 10 के अलावा 2 और 5 से भी भाजित हो रहा है, तो यानी 10 भी यहाँ पे आ गया। 11
क्या होगा, अभाज्य में आएगा तो यहाँ पे 11 ले लेंगे हम, ये अभाज्य में आएगा क्योंकि 1 और 11 से ही भाजित हो रहा है। 12 क्या होगा, भाज्य में आ जाएगा। तो इस तरह से आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा कि इसमें क्योंकि 1 और 12 के अतिरिक्त 2, 3, 4 और 6 से भी भाजित हो रहा है। तो अभाज्य संख्याओं में और भी संख्याएं हम लिख सकते हैं। अभाज्य 13, इसके बाद में 17 लिख सकते हैं हम, 17 के बाद 19 लिख सकते हैं, 19 के बाद में हम 23 ले सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी संख्याएं आ सकती हैं अभाज्य में। 23 के बाद 29, मतलब वो संख्याएं जो स्वयं और एक से भाजित होती हैं, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे 31 आ जाएगा। तो इस तरह से, और इसमें भी हम बहुत सारी लिख सकते हैं। अब 12 के बाद देखिए 13 तो यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 17 यहाँ चला गया, इधर 18 आ जाएगा, 19 यहाँ चला गया, तो 20, 21 और 22 इधर आ जाएगा। तो इस तरह से अब आपको क्लियर हो गया होगा, आई थिंक 100% आपको क्लियर हो गया होगा कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। क्योंकि प्रश्न में भाज्य संख्याओं के बारे में भी प्रश्न आएंगे और अभाज्य संख्याओं के बारे में अभाज्य गुणनखंड निकालने को आएंगे। जैसे वो कहता है कि 150 की अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो क्या होगा, 2 75, फिर 3 से हो गया 25 और फिर 5 गुणा 5, यानी ये इसके गुणनखंड बनेंगे। तो अब देखिए ये क्या है, एक्चुअली ये इसके टुकड़े हैं। अभाज्य गुणनखंड को लिखने के लिए जब आता है तो हम क्या करते हैं, इस संख्याओं को इनके टुकड़ों के रूप में लिख देते हैं। देखिए 2 एक टुकड़ा ले लिया हमने, 3 यहाँ से एक टुकड़ा उठा लिया और 5 के हमने 2 टुकड़े उठा लिए। तो ये अभाज्य संख्याओं का बहुत बड़ा रोल है। तो मुझे आशा है कि ये भाज्य और अभाज्य संख्याएं आपको क्लियर समझ में आ गई होंगी। तो अब हम शुरुआत करते हैं कि इसमें इस चैप्टर में यानी 1.2 एक्सरसाइज जो है, यानी प्रश्नावली 1.2 जो है, उसमें एक महत्वपूर्ण प्रमेय भी है और इस प्रमेय का कई बार इसमें ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन में इस तरह से आ जाता है। तो इसको भी हम समझ लें, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ये क्या कहती है इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त यानी गुणनखंडित किया जा सकता है। किसी भी प्रत्येक भाज्य संख्या को, जो भी भाज्य संख्याएं हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी गुणनखंडित किया जा सकता है। इसको हम आगे इस एग्जाम्पल के द्वारा बताएंगे भी, ठीक है, तो और क्लियर हो जाएगा। तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक। जैसे मैं अपने आप में यूनिक है और आप लोग जो हैं, आप लोग भी अपने आप में यूनिक हैं। आप जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता, मेरे जैसा भी कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो इसको बोलते हैं अद्वितीय, यानी अपने आप में एक अलग पीस, यूनिक पीस, ठीक है। तो ये जो है वो कह रहा कि अद्वितीय होगा और क्या, बिना क्रम के बिना। इसमें क्रम की जरूरत नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 210 की, तो 210 का फैक्टर अगर हम निकालें तो 210 क्या होगा, देखिए 2 तिया 6, पंजे 30 और 7 210, यानी इसके फैक्टर क्या है, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमने 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 इसको क्रम में लिखा है। जरूरी नहीं है ये क्रम में लिखें। अब कोई और भाग देता है तो मान लो वो 3 से पहले भाग देगा, या कोई और देगा तो 5 से देगा, तो इसका सीक्वेंस चेंज हो सकता है ना। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जी ऐसे लिख दे, 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 2, या और कोई क्रम। तो इसका मतलब ये है कि इसमें क्रम जरूरी नहीं है कि आपका क्रम में पहले सबसे छोटी संख्या हो, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। हाँ, ये बात जरूरी है कि अगर हम क्रम में लिखते हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो और अच्छी बात है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहिए, ठीक है। तो वो हम आगे बताएंगे। लेकिन इस थ्योरम का मतलब यही है कि ये अपने आप में यूनिक है। मतलब 210 के जो फैक्टर हैं इसमें एक 2 का होगा गुणनखंड, एक 3 का होगा, एक 5 का होगा, एक 7 का होगा। इसको सीक्वेंस में कैसे लिख लो, चाहे 7 को पहले लिख लो, चाहे 3 को पहले लिख लो, लेकिन ये पक्की बात है कि इसमें 4 इसके संख्याएं हैं, 2 3 5 7, और ये आनी है हर एक में। तो इसको बोलते हैं हम अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। बिल्कुल सरल है और इसको आपको जानना भी जरूरी है, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे अब गुणनखंड हम निकालते हैं, क्योंकि जब हम मासा और लासा पा निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, तो हमें इनके गुणनखंड यानी फैक्टर निकालना बहुत जरूरी है, सीखना, ठीक है। तो इसके गुणनखंड कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें अंत में 0 है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। अब 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये तो 16 आ गया, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16 और 2 0 0, यानी कितना आ गया, 16,380 आ गया। अब 0 आखिरी में तो फिर 2 से भाग चला जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 190, ठीक है। तो 8190 हो जाएगा। अब देखिए फिर 2 से भाग जा रहा, तो फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा देखिए 4
और एक में भाग नहीं जाएगा तो शून्य आ जाएगा, भागनाष्टम बिंदी, और 2 नम 18 और 2 पंजे 10, यानी 4095 आ जाएगा। अब देखिए 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, विषम संख्या आ गई। जब सम संख्याएं होती हैं तब तक ही 2 से भाग जाता है। अब हम इसको 3 से भाग देके चेक कर सकते हैं। 9 4 13 5 18, योग इसका संख्याओं के अंकों का योग 18 आ रहा, अतः ये 3 से भाग चला जाएगा क्योंकि 3 से 18 में भाग चला जा रहा है। तो हम 3 से भाग देंगे इसमें, तो 3 से भाग देंगे तो क्या होगा, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 त्रिका 9 और 3 छंग 18 और 3 पंजे 15, मतलब क्या आ गया, 1365 आ गया। अब देखिए इसमें भी देखिए योग करके 3 1 4 6 10 और 5 15, 15 में 3 से भाग जा रहा है, यानी इस संख्या में भी 3 से भाग चला जाएगा। तो 3 चौके 12, 1 बचा और यहाँ पे 15 हो गए, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15। तो इस तरह से हम गुणनखंड निकालते हैं। अब देखिए इसमें 5 4 9 5 14, इसका योग 14 हो रहा, अब 3 से भाग नहीं जाएगा, अब सीधा 5 से देंगे। 5 का क्या पहचान है कि जिस संख्या के अंत में 5 या 0 होता है उस संख्या में 5 से भाग चला जाता है। तो इस तरह से 5 नम 45 और 5 एकम 5। अब इसमें 7 से भाग जाएगा तो 7 से भाग दे देते हैं, 7 एकम 7, ठीक है, और यहाँ पे 2 बचे, 7 3 21। अब 13 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है तो इसमें 13 से 13 में ही भाग जाएगा, यानी इसके गुणनखंड क्या बन गए, इसके गुणनखंड बन गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 13। तो अब इसको अगर हम क्रम से लिखें, तो इसको क्रम से कैसे लिखेंगे, देखिए 2 गुणा 2 3 बार है तो हम इसको 3 बार कैसे लिखेंगे, घात में लिख देंगे। इसको इस तरीके से लिख दें, 2 की घात 3, ठीक है, व्यवस्थित रूप से लिख दें, अच्छा लगेगा। 2 की घात 3 और गुणा में 3 की घात 2, क्योंकि 3 2 बार आया है और 5 एक बार ही आया है तो गुणा में हम 5 लिख देंगे, ठीक है, और गुणा में 13 भी एक बार आया है तो गुणा में 13 लिख देंगे। तो इस तरह से देखिए कि इसके गुणनखंड कितनी आसानी से बन जाते हैं। तो ऐसे गुणनखंड निकालने को भी आ जाते हैं कभी कभी 1 नंबर के सवाल में, तो उसको भी आपको करना है, तो इसलिए मैंने ये उदाहरण बताया। अब चलिए प्रश्नावली 1.2 की शुरुआत करते हैं अपन। तो चलिए करते हैं शुरुआत प्रश्न क्रमांक 1, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब समझ में आ गया होगा आपको, मैंने पहले ही बताया था कि अभाज्य गुणनखंड मतलब उसमें 2 से भाग देंगे, फिर 3 से देंगे, 5 से देंगे, फिर उसके बाद में 7 से देंगे, 11 से देंगे, 13 से देंगे, इस तरह से 17 19 आगे आगे देते चले जाएंगे, 23 29 वगैरह वगैरह, तो क्रम से जैसे जैसे होगा। तो अब हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, देखिए 140। तो पहले का प्रश्न क्रमांक 1 का पहला 140। अब देखिए 140 के हमें गुणनखंड निकालने हैं। तो 140 के गुणनखंड अगर हम निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए 140 यहाँ लिख लेते हैं और इसको 2 से करेंगे 70, 2 से किया 35, फिर 5 और फिर 7, और फिर 7 से 7 में एक बार, यानी 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 आया। तो 2 कितने बार है, 2 बार है, तो हम इसके गुणनखंड कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 2 और गुणा में 5 और गुणा में 7, ठीक है। बिल्कुल आसान सा सवाल हो गया, इस तरह से हम कर लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम अगर दूसरा सवाल करना है, दूसरा सवाल क्या है, यह है 156 का करना है। तो हम 156 का यहाँ पे ही लिख लेते हैं। देखिए ये फर्स्ट था और ये सेकंड है, फर्स्ट का फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट और ये फर्स्ट का सेकंड। 156 है तो 156 के भी हम गुणनखंड इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। तो 156 के गुणनखंड निकालेंगे तो देखिए 156 के निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 156 के निकालेंगे तो 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। अब हम फिर 2 से देंगे तो 2 तिया 6, 2 नम 18। अब 3 से जाएगा तो यहाँ 13 आ जाएगा और 13 में 1 से चला जाएगा, यानी इस प्रकार से इसके गुणनखंड बन गए। तो इसके क्या बने, 2 की घात 2, यानी क्या हो गया इसका 2 की घात 2, ठीक है, और गुणा में 3, क्योंकि 3 एक बार ही आया है, और गुणा में 13, यानी ये इसके गुणनखंड बन गए। यही इसका उत्तर हो गया, ठीक है। बिल्कुल आसान से सवाल है, इसमें कोई भी कठिन सवाल नहीं है ज़्यादा। अब देखिए तीसरा करते हैं। यहीं पे तीसरे सवाल में क्या है, 3825 है। तो 3825 को देखिए 8 3 11 2 13 और 5 18, इसका मतलब इसमें 3 से भाग जा रहा है। तो 3 से भाग दे के देख लेते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और यहाँ पे 2 बचे, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, ठीक है। अब फिर 3 से भाग देंगे तो 2 1 3 और 7 10 और 5 15, फिर 3 से भाग चला जाएगा, 3 चौके 12। अब यहाँ पे क्या है, 3 दूनी 6 और 1 बचा, 3 पंजे 15। तो ये आपको भाग देना, ये गुणनखंड निकालना अच्छे से आनी चाहिए। जो प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। 5 2 7 4 11 इसमें नहीं जाएगा 3 से भाग, अब सीधा 5 से जाएगा क्योंकि इसके आखिरी में 5 है। तो अब हम यहाँ पे 5 से दे लेते हैं। तो 5 अट्ठे 40 और यहाँ पे 55 25, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर 5 से चला जाएगा
तो 5 से देंगे तो 5 एकम 5, 3 बचे 35 हो गए, 5 सत्ते 35, तो यानी 17 आ गया। अब 17 से यहाँ पे और देंगे तो 17 एकम 17, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है। तो इसके गुणनखंड क्या बन गए? अब देखिए 3 का 2 बार है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 3825, और 3825 के जो गुणनखंड हैं वो क्या बन गए? 3 की घात 2 और गुणा में 5 की घात 2, 5 2 बार आया है तो इसलिए 5 की घात 2 लिखेंगे और गुणा में 17 लिख देंगे। तो इस तरह से ये हो गया। देखिए कितना आसान था, है ना? तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। अब हम आगे चलते हैं, आगे इसके फोर्थ और फिफ्थ और करना है। तो हमने देखिए फोर्थ फिफ्थ को हम यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये 3 करा दिए। अब फोर्थ फिफ्थ को हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो फोर्थ फिफ्थ को यहाँ पे करेंगे तो ये फोर्थ नंबर है 5005 के हमें गुणनखंड निकालने हैं। तो 5005 में देखिए 5 5 10, 2 और 3 से नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें ये यहाँ पे विषम संख्या है और दूसरी बात इसका योग 3 से भाजित नहीं हो रहा है। तो 5005 को हम सीधा सीधा यहाँ पे 5005 और इसको 5 से भाग देंगे। तो 5 से भाग देंगे, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि ये इतने में आएगा नहीं, ये तो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं 5005, यहाँ पे लिख लेते हैं 5005। अब देखिए 5005 को 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5 और 0 और 0 और 1, सॉरी 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 0 का 0, 0 का 0, 5 एकम 5, यानी ये क्या आ गया? 1001। इस बात को आप हमेशा याद रखें, इस बात को आप हमेशा याद रखें कि अगर 1001 है तो उसके गुणनखंड 7, 11 और 13 होंगे। 7 से इसमें भाग जाएगा, फिर 11 से जाएगा, फिर 13 से जाएगा। 1001 एक ऐसी फिगर है जिसमें 7, 11 और 13 का गुणनफल, 7, 11 और 13 को गुणा करेंगे तो 1001 आएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा। फिलहाल अपन चेक कर लेते हैं। 7 एकम 7, 3 बचा, 30 हो गया, 7 चौके 28, 2 बचे, 7 तिया 21। ठीक है, इस तरह से करेंगे। अब देखिए इसमें 3 और 1 4, 4 में से 4 गए 0, यानी 11 से 100% भाग चला जा रहा है। 11 एकम 11, 3 बचे, 33 हो गए, 11 तिया 33। तो अब क्या बचा? 13। तो देखा मैंने जो कहा था कि 1001 में 7, 11 और 13 से भाग जाता है, यानी इसके गुणनखंड 7, 11, 13 ही होते हैं। तो इसके गुणनखंड हमने निकाल लिए। तो इसके गुणनखंड क्या होंगे? क्योंकि सभी संख्याएं एक एक बार ही आई हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 5 गुणा 7 और गुणा में क्या आएगा? 11 और गुणा में आएगा 13। तो इस तरह से इसके गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार से हम, अब ये वाला सवाल हो गया हमारा, अब इसको करना है हमें 7429। तो 7429 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सवाल 5वां भाग है इसका, तो 7429। तो 7429 के गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए 7429 के हम यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं। 7429। अब देखिए 7429 ये फिगर ऐसी है कि 7 से इसमें जाएगा नहीं, 11 से जाएगा नहीं, क्योंकि 7 2 9 9 4 13, 2 अंक आ रहा है अंतर, तो 11 से जाएगा नहीं। तो इस तरह से हम ट्राई करते जाएंगे। 13 से देखेंगे तो 13 से भी नहीं जाएगा, और 13 के बाद फिर क्या आएगा? 13 के बाद 17 आएगा, यानी 17 से हम भाग दे के देखते हैं। तो यहाँ पे 17 से भाग दे के देखेंगे, इसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस है। तो 17 चौके 68 और यहाँ पे क्या बचा? 6 और 17 × 51, तो 17 × 51 और यहाँ पे कितना हुआ? इसको भाग दे के देख लेते हैं। यहाँ पे 17 और यहाँ पे 74 कितना है? 74 29। तो अब देखिए 17 चौके 68। ठीक है, 17 चौके 68। यहाँ पे बचे कितने? 2 4 6 बचे, और 17 × 51 और यहाँ पे कितने बचे? 1 बचा, और यहाँ पे 1 बचा, और कितने? 17 7 1900। ठीक है, तो ये 437 बार चला गया, 437 बार चला गया। अब इसमें, अब देखिए 437 में अब किसका भाग जाएगा? अब देखिए 19 का भाग जा सकता है इसमें, 17 का जाएगा नहीं। तो 19 से करके देखते हैं। तो 19 दूनी 38 और 5 बचे, और 19 30 57। तो ये 23 बार गया, और यहाँ पे आ जाएगा 23। तो 23 एकम 23, यानी इसके गुणनखंड क्या हो गए? इसके गुणनखंड की आपको प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। तो पहले से आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि कौन सी संख्या किससे भाज्य हो रही है। प्रैक्टिस करते करते आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो जो छात्र थोड़े गणित में कमजोर हैं उनको अभ्यास की ज़्यादा जरूरत है, तो वो अभ्यास करते रहें। करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान। ठीक है, तो आप लोग तो फिर भी समझदार हैं। तो 17 19 और 23 इसके 3 गुणनखंड होंगे, 17 19 और 23। तो इस तरह ये देखा आपने कि प्रश्न क्रमांक 1 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और आसानी से हो गया। ठीक है, अब हम प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या है? पूर्णांकों को निम्नलिखित इग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक हमें इसमें ज्ञात करना है, और इसकी जांच करना है क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। ठीक है, और तो हमें इसकी जांच भी करनी है, यानी पहले हमें इसका क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और उसके बाद उसकी जाँच करनी है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो प्रश्न क्रमांक सेकंड का फर्स्ट
सेकंड का फर्स्ट। अब देखिए इसमें 26 और 91 हैं, 26 और 91 हैं, तो पहले तो 26 के गुणनखंड निकाल लीजिए। तो 26 के गुणनखंड क्या होंगे, 13 दूनी 26, ठीक है। और 91 के गुणनखंड क्या होंगे, 13 सत्ते 91। ये छोटे छोटे पहाड़े तो आपको आने ही चाहिए, ठीक है। तो 13 सत्ते 91। अब HCF क्या होता है, HCF का मतलब महत्तम समापवर्तक। HCF का मतलब क्या है, महत्तम समापवर्तक। और HCF क्या होता है, HCF वो संख्या होती है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, यानी दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या है, इसमें 13 है, तो सीधा सीधा आपको लिख देना है उत्तर इसका HCF हो गया 13। अब हमें निकालना है इसका LCM। तो LCM कैसे निकालेंगे, देखिए LCM निकालने के लिए क्या करते हैं कि सारी संख्याएं आ जाती हैं और उन संख्याओं की अगर घातें हैं तो बड़ी वाली घात को लेते हैं हम, ठीक है। LCM में ध्यान रखना, HCF में हम छोटी वाली घात को लेते हैं, जबकि LCM में हम बड़ी वाली घात को लेते हैं। जब घात वाला प्रश्न आएगा तो उसमें हम बताएंगे। तो फिलहाल इसमें हमें क्या करना है, एलसीएम में इसमें हमें सारे के सारे लेने हैं। यानी यहां पे क्या होगा, 2 आएगा, फिर गुणा में 7 आएगा और फिर गुणा में 13 आएगा। लेकिन 13 2 बार नहीं आएगा, याद रखना, 13 2 बार नहीं आएगा, 13 एक बार ही आएगा। तो इसको अगर हम गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 14 गुणा 13 कितने हो गए, 182। 14 गुणा 13 कितने हो गए, 182, ठीक है। 14 गुणा 13, 13 चौका 52 और 13 एकम 13 और 5 18, ठीक है। तो ये 14 गुणा 13 182 हो गए, यानी इसका एलसीएम ये आ गया और एचसीएफ ये आ गया। अब हमें इसकी जांच करनी है। तो जांच कैसे करेंगे हम, जांच में क्या कह रहा वो कि जांच क्या होती है, इसकी संख्या की जांच क्या होती है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अगर हम दो संख्याओं में एक संख्या को इस तरह से रोमिंग में मान लें, ठीक है, रोमन नंबर में मान लें, ये पहला और प्रथम संख्या और गुणा दूसरी संख्या बराबर कितना होगा, एचसीएफ और गुणा में एलसीएम। तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्रथम संख्या कितनी थी हमारी 26, तो यहाँ पे लिख देंगे 26 और गुणा में 91, तो यहाँ पे लिख दिया 91 और बराबर एचसीएफ कितना आया था हमारा, 13 आया था, ठीक है। तो कितना आया था 13 और गुणा में 182, तो 13 गुणा 182, ठीक है। तो इस तरह से लिख देते हैं 13 गुणा 182। अब इनका गुणा करेंगे तो इनका गुणा करेंगे तो 13 गुणा 182, तो ये गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 13 दूनी 26, हाथ क्या है 2, 13 ठेक 4 106 और 13 एकम 13 10 23, तो कितना हो गया, ये आ गया है 2386, तो 2386। तो इस तरह से ये 2300 इतना आ गया, ठीक है। इसको भी हम निकाल सकते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे, इसको निकाल लेंगे, वही गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, 2386 ही आएगा, ठीक है। 2386 भी आएगा। कैसे आएगा कि देखिए 26 एकम 26, 26 के 6 हाथ क्या है, कितने हाथ के 26 के 6 हाथ क्या है 2 और 26 नाम 236 और 236 और 2 कितने हो गए 238, तो ये भी 238, यानी ये हो गया 2386। तो हमने देख लिया इसमें क्या हुआ, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यानी वेरीफाई हो गया। इसमें कहा था उसने कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम बराबर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये पहला भाग इसका कर लिया। अब हम दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा भाग क्या है, दूसरा भाग है हमारा 510 और 92। तो 510 के गुणनखंड निकाल लीजिए। तो 510 के गुणनखंड निकालेंगे। पहले 510 के गुणनखंड कैसे निकालेंगे, देखिए 510 के गुणनखंड निकालने के लिए ऐसे लिख लेते हैं, 2 तिया 6 पंजे 30 और 2 तिया 6 पंजे 30 और 3 17 17 51, तो 30 और 17 51, तो 17 510 हो गए, तो गुणा में 17 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने निकाली, देखिए 17, ये 2 तिया 5 तिया 15 दूनी 30 और 30 को 17 में गुणा करोगे तो 510 आ गया, तो ये हो गया इसका गुणनखंड। अच्छा, अब हमें निकालना है दूसरा 92 का। तो 92 का क्या है, देखिए 92 का क्या होता है, 23 चौके 92, तो 23 चौके 92 यानी 4 आए, तो 4 को हम 2 गुणा 2 यानी 2 की घात 2 के रूप में लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 2 की घात 2 और गुणा में 23। अब देखिए इसमें इसका एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए इसमें प्यारे बच्चों एक बात देखिए ध्यान से कि इसमें क्या कोई कॉमन है, इसमें कोई उभयनिष्ठ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं दिख रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, दिख रहा है कुछ, बिल्कुल दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो 2 इसमें उभयनिष्ठ है, देखिए 2 की घात 2 और यहाँ पे भी 2 है, मतलब 2 उभयनिष्ठ है, ठीक है, 2 उभयनिष्ठ है। तो इसमें अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि 2 चूंकि इसमें उभयनिष्ठ है तो 2 की घात जो कम वाली घात है वो एचसीएफ में लेंगे, एलसीएम में हम बड़ी वाली घात लेंगे, एचसीएफ में क्या करेंगे, छोटी वाली घात लेंगे। तो यहाँ पे 2 खाली उत्तर इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा इसका 2। अब हम एलसीएम निकालेंगे।
एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में क्या करेंगे, इन दोनों में जो है वो कॉमन है वो एक बार लेना है, और जो अनकॉमन है वो भी लेना है, मतलब कॉमन और अनकॉमन दोनों ही लेने होते हैं। तो इसमें देखिए 2 की घात 2, बड़ी वाली घात ले लो तो इससे दोनों का काम कवर हो गया। तो 2 की घात 2 हमने ले लिया, सीधा बड़ी वाली घात ले ली। अब देखिए इसमें 3 भी आएगा तो 3 ले लो, 5 भी आएगा 5 ले लो, 17 भी आएगा तो 17 ले लो, और 23 भी आएगा तो 23 ले लो। तो जब इन सबको हम गुणा करेंगे तो इनका गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा पूरा 23,460। कितना आएगा ये? 23,460। ठीक है, इसमें गुणा करके देखें आप तो इसमें कितना आएगा, ये 23,460 आएगा। तो 23,460 ये आ गया, एचसीएफ ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसकी जांच करनी है, वेरीफाई करना है। तो जांच करने के लिए क्या करेंगे, हम पहली संख्या का गुणनफल, पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ और एलसीएम आया है उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें तो दो संख्याएं क्या क्या थी, एक थी 510 और दूसरी क्या थी 92। 510 और 92, और यहां पे क्या था, इधर क्या था संख्या, देखिए यहां पे एचसीएफ कितना आया था हमारा 2 और गुणा में 23,460, तो 23,460। ठीक है, तो 23,460 आ गया। तो अब इसको गुणा कर लीजिए तो देखिए यहाँ पे 23 दूनी 46 और 460 का कितना हो जाएगा, 46 दूनी 92, तो 92 920, तो ये कितना हो जाएगा 46,920 हो जाएगा। तो ये 46,920 अगर यहाँ होगा तो यहाँ पे भी इन दोनों का गुणा आप करेंगे तो ये भी आपका 46,920 ही आएगा। ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। तो ये इसका गुणा 46,920 इधर का भी आया, लेफ्ट साइड का और राइट साइड का, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हो गए, यानी सत्यापित हो गया, ये इसकी जांच हो गई, ये करेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। तो देखिए 2 अपन ने लगा लिए हैं, तीसरा पार्ट हम यहाँ लगा लेते हैं। ठीक है, ये दोनों पार्ट अपन ने कर लिए हैं यहाँ पे, तो यहाँ से हमने, ठीक है, अब तीसरा पार्ट हम करते हैं। तो तीसरा पार्ट कैसे करेंगे, देखिए तीसरे पार्ट के लिए हमें क्या करना है, 336 है, 336 और 54, तो 336 और 54 के हमें फैक्टर बनाने हैं। तो 336 के फैक्टर बना लेते हैं यहाँ पे, 336 और यहाँ पे लिखते हैं 2 से 2 एकम 2, 1 बचा, 2 ही छंग 12, 2 अट्ठे 16, अब फिर 2 से करेंगे तो 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, अब फिर करेंगे 2 से तो 2 से जाएगा तो 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, अब फिर 2 से करेंगे तो अब आएगा ये 21, और फिर 21 के बाद यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 7 और ये 1 आ जाएगा। करेक्ट, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो 2 कितने बार है, 4 बार है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2 की घात 4। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 की घात 4। और यहाँ पे 3 कितने बार है, 3 सिर्फ 1 बार है, तो 3 को 1 बार ही लिखेंगे, तो गुणा में 3 लिखेंगे, और बाकी क्या था यहाँ पे 7 था, ये क्या था 7, तो यहाँ पे 7 गुणा में 7 लिख देंगे। तो ये इसके गुणनखंड बन गए। ठीक है, गुणनखंड बनाना बहुत ही आसान है। अब देखिए इसको करना है तो 9 छक्के 54, तो नहीं कितना हो गया, 3 त्रिका 9, सॉरी 3 त्रिका 9 दूनी 18 तिया 54, तो 3 त्रिका 9 यानी 3 की 27 दूनी 54, ऐसे मान लें 27 दूनी 54, तो 2 और गुणा 27 क्या होता है, 27 3 गुणा 3 गुणा 3 होता है। तो ये याद रखें आप, 3 त्रिका 9 तिया 27, इससे बहुत टाइम बचता है। तो 3 की घात 3, यानी क्या हो गया कि 54 का जो है वो कितना आ गया, 3 की घात 3 और गुणा में 2। अब देखिए यहाँ पे हमने ये कर लिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे रब कर देते हैं ताकि ये समझाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसमें देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए इसमें ये आ गया। तो अब हमें क्या करना है, इसका मासा निकालना है, मासा मतलब एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ इसका क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा, एक तो देखो 2 आ रहा है, दोनों में 2 है और एक 3 है, इसमें छोटी वाली घात लेना है। तो 2 की छोटी वाली घात क्या है, ये 2, तो यानी 2, और 3 की छोटी वाली घात क्या है, देखिए ये तो 3 की घात 3 है, ये सिंगल 3 है, तो 2 गुणा 3 बराबर 6, यानी एचसीएफ इसका सिंपल सा हो गया 6 हो गया। और एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, हम बड़ी वाली घात लेंगे। तो 2 की घातों में जो बड़ी घात है वो हम लिख लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की घात 4 और गुणा में फिर 3 की घात 3 आ जाएगा। तो गुणा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे 3 की घात 3। ठीक है, 3 की घात 3, और उसके बाद में फिर क्या लिखना है हमें, 3 की घात 3 हो गई, उसके बाद में 7 है, तो इनको हम जब गुणा करेंगे तो ये गुणा करके ये आ जाएगा
ठीक है, तो इनको चाहें तो आप गुणा कर लें या वैसे देख लें। तो 3 त्रिका 9 तिया 27 और 27 और गुणा में कितना है 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 सत्ते 56 और 8 दूनी 16 और 5 21 और फिर 7 से इसको करेंगे तो ये गुणा करके कितना आ जाएगा, ये 2 की घात 4 और गुणा 3 की घात 3 है ना। तो ये कौन सा था सवाल, 336 और 54। तो 336 और 54, 27 दूनी 54, 3 त्रिका 9 तिया 27, 27 दूनी 54, तो 3 की घात 3 आया, सही है। तो यहाँ पे ये जो भी आंसर आएगा तो इसका आंसर हम लिख लेंगे। तो कितना आएगा, 3 त्रिका 9 तिया 27 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया, यहाँ पे 16 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इसमें 16 से गुणा करेंगे और 16 से गुणा करके इसको 7 से गुणा करेंगे तो ये आई थिंक ये 3024 आएगा, ठीक है। तो 3024 आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आ गया, 3024 आ गया। अब हमें क्या करना है इसमें, अब हमें सत्यापित करना है। तो जांच कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जांच करेंगे, कैसे जांच करेंगे, देखिए जांच कैसे करेंगे हम। जांच करने के लिए पहला संख्या और गुणा दूसरी संख्या और बराबर इसका मासा गुणा लासापा। तो महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ और गुणा में एलसीएम, ये दो चीजें, इनको गुणा कर लेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड नंबर लिख लेते हैं। नंबर क्या है, देखिए एक तो है 336 और दूसरी नंबर क्या है 54, तो इसको 54 लिख देते हैं। और बराबर एचसीएफ कितना आया था हमारा, एचसीएफ 6 आया था और एलसीएम कितना आया था, एलसीएम आया था 3024, ठीक है। तो इस तरह से हम जब इसको गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 और 6 दूनी 12 और 2 14, एक आया और 6 तिया 18, यानी कितना आ गया 18,144। 18,144 आ गया। जब इधर का 18,144 आया तो इस साइड में भी क्या आएगा 18,144 ही आएगा। इधर भी यहाँ पे बराबर में यहाँ पे भी कितना आएगा, इसका गुणा करेंगे तो ये भी हमारा 18,144 ही आएगा। तो इस तरह से ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, अगर आज की सेशन अगर लंबा हो रहा होगा तो मैं बाकी जो पार्ट कुछ बचेगा उसको मैं नेक्स्ट उसमें करा दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है 12, 15 और 21, 17, 23 और 29 और 8, 9 और 25। तो इसमें क्या है 3 संख्याओं का निकालना है। उसमें 2-2 संख्याएं थी, इसमें 3 संख्याओं का निकालना है। तो हम तीनों संख्याओं को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट, ठीक है, थर्ड का फर्स्ट है। तो थर्ड के फर्स्ट में क्या है 12, तो सबसे पहले हम 12 के गुणनखंड निकालें। तो 12 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 की घात 2, यानी 4 तिया 12 होता है, तो 2 की घात 2 लिख दिया तो ये 4 हो गया और 4 तिया 12। और यहाँ पे 15 है तो 15 को क्या लिखेंगे 3 पंजे 15, तो 3 गुणा 5। और 21 को क्या लिखेंगे 3 गुणा 7, 3 सत्ते 21। अब देखिए इसमें तीनों में उभयनिष्ठ क्या है 3 है, तीनों में उभयनिष्ठ क्या है 3 है। तो इसका एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम यानी इसमें देखिए 2 की पावर 2, सबसे पहले पावर क्या है जो बड़ी वाली पावर है वो लेंगे। तो 2 की पावर 2 पहले लिख लेंगे, 2 की पावर 2। फिर उसके बाद में 3, तीनों में दोनों उभयनिष्ठ है तो 3 को एक बार ही लिखेंगे, 5 को लिखेंगे यानी कॉमन ऑन कॉमन दोनों ही लिखने होते हैं, और 7 को भी लिखेंगे, सभी संख्याओं को लिखना है। तो इस तरह से जब हम इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60 और 7 6 42, 420 हो गया, ठीक है, 0 का 0 आ गया। तो इस तरह से ये 420 हो गया। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। इसके बाद में अब हम अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए इसमें क्या है 17, 23 और 29 है। तो 17 का क्या होगा, अब देखिए 17 का कुछ 17 ही होगा। 17 अभाज्य संख्या है, हमने पहले ही बताया 17 अभाज्य संख्या है, यानी 1 गुणा 17, ये 1 और 17 के अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं होगी। 23 का क्या होगा, 23 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 1 गुणा 23, इसीलिए मैंने पहले उसको अभाज्य संख्या के बारे में आपको डिटेल में बताया था। 29 का क्या है, 29 का क्या होगा 1 गुणा 29, यानी इसमें क्या हुआ एचसीएफ क्या हुआ, एचसीएफ इसका हो गया 1, क्योंकि इसमें कोई कॉमन फिगर है ही नहीं। जिसमें कोई कॉमन फिगर नहीं होती है तो उसका एचसीएफ हमेशा याद रखें 1 ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से 1 ही इसका एचसीएफ आएगा। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम तो बड़ा आसान है इसका, बस सीधा सीधा लिख दीजिए 17 और गुणा में 23 और गुणा में 29। तो 17 गुणा 23 गुणा 29, इस तरह से इसका 17 गुणा 23 और गुणा 29। तो 17 गुणा 23 गुणा 29, तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना 11,339। कितना आ जाएगा ये 11,339, इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है, 11,339 आ जाएगा। अब हम इस वाले सवाल को करते हैं। तो इस वाले सवाल के लिए हम आगे यहाँ पे हमने फर्स्ट सेकंड कर ही लिया था, थर्ड को हम यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे 8, 9 और 25। तो 8, 9, 25 यानी तीसरे का ये तीसरा क्वेश्चन है।
तो 8 का क्या होगा गुणनखंड, 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 2 की घात 3, ठीक है। और 9 का क्या होगा, 9 बराबर क्या होगा, एक मिनट, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या होगा, अब देखिए 9 का क्या होगा, 9 बराबर 3 का घात 2, 3 त्रिका 9, 3 की घात 2, और 25 का क्या होगा, 5 की घात 2। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो अब देखिए इसमें मासा क्या आ रहा है, इसका महत्तम समापवर्तक यानी HCF। तो HCF इसका कितना आएगा, HCF बराबर, अब देखिए इसमें कोई भी कॉमन है ही नहीं, कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, 2 3 5 अलग संख्याएं हैं, तो जिसमें कोई नहीं है तो उसका क्या उत्तर लिखेंगे, हम 1 लिखेंगे, ठीक है। ये हमने पिछले वाले सवाल में भी बताया था। तो इस तरह से इसका उत्तर आ जाएगा 1, ठीक है। अब इसका लासा यानी एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे, इनको ही कर देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 त्रिका 9, तो गुणा में 9 और 5 25 तो गुणा में 25। अब इनको 25 अट्ठे 200 और 200 और 2 नाम 18, 2 जीरो के 2 जीरो, तो 1800 आ गया। तो इस तरह से आपने देखा कि तीसरे क्वेश्चन में भी अपन ने एलसीएम और एचसीएफ आसानी से निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं आई, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, इनको आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4, करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए एचसीएफ निकालना है, नहीं एचसीएफ दिया गया है, एचसीएफ ये दो संख्या है, देखिए ये फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर, ऐसे मान लें, यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये फर्स्ट नंबर दिया है और ये सेकंड नंबर दिया हुआ है, और इसमें इसका एचसीएफ दिया हुआ है। देखिए एचसीएफ यहाँ पे दिया हुआ है, तो एचसीएफ बराबर हमें दिया हुआ है, और एलसीएम हमें ज्ञात करना है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है, क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, वही सूत्र लगाएंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF और इनटू LCM, HCF और गुणा LCM। तो पहली संख्या क्या है, 306 है, तो यहाँ लिख देंगे 306, और गुणा में दूसरी संख्या कितनी है, 657, तो यहाँ पे लिख देंगे 657 बराबर HCF हमें 9 दिया हुआ है, तो लिख देंगे 9, और गुणा LCM हमें ज्ञात करना है। तो अब ये गुणा में है तो इधर काय में पहुंच जाएगा, बटे में। देखिए ये गुणा में है, इसको इधर स्थानांतरित करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस संख्या के यानी 306 गुणा 657 के ये संख्या नीचे पहुंच जाएगी, बटे में पहुंच जाएगा 9, और बराबर LCM यहाँ से हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, गणना कर लेंगे। तो 9 एकम 9, 9 तिया 27, 3 बचे और 9 चौके 36, यानी 34 बार कटा, तो 34 बार कटा। अब 34 और 657 को आप गुणा कर लीजिए, तो 34 और 657 को यहाँ पे एलसीएम यहाँ पे लिख लेते हैं, एलसीएम बराबर 34 गुणा 657, तो इनका जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 22,338। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 22,338, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है, कोशिश करता हूं मैं कि 7वां प्रश्न इसी उसमें करा दूं, है ना, ठीक है। तो जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये हमें ज्ञात करनी है कि 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो देखिए इसमें आपको एक थ्योरम, एक चीज आपको याद होनी चाहिए कि कोई भी संख्या 10 बनती कैसे है। कोई भी संख्या 0 तभी बनती है जब उसमें 1 2 और 1 5 का गुणनफल हो, जो उसके गुणनखंड में कम से कम 1 2 और 1 5 होना चाहिए, जरूरी है। कोई भी संख्या ले लीजिए आप, जैसे 10 बना तो 2 गुणा 5, देखिए 10 कैसे बना, 2 गुणा 5। अगर हमने 30 लिया तो 30 कैसे बना, 2 तिया 6 और पंजे 30। तो इसमें क्या है, देखो 5 भी आया और 2 भी आया, और बाकी कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन 2 और 5 मस्ट है, 2 और 5 कंपलसरी है। अगर किसी संख्या के अंत में शून्य तभी आएगा जब उसमें एक गुणनखंड होगा 2 का और एक गुणनखंड 5 का होगा, यही इसकी थ्योरम है। तो इस बात को आप ध्यान से पढ़ लें, इसको समझ लें कि देखिए कोई भी प्राकृत संख्या शून्य पर समाप्त तभी होगी जब वह 2 एवं 5 से विभाजित होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 और 5 उसके गुणनखंड होंगे, 2 एक ही बात है, 2 और 5 से विभाजित तभी होगी, 2 से भी विभाजित हो और 5 से विभाजित हो, अर्थात उसके अभाज्य गुणनखंड 2 एवं 5 दोनों ही आने चाहिए। ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है इस क्वेश्चन को समझने के लिए और इस क्वेश्चन को करने के लिए, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी। तो अब देखिए, अब हम सबसे पहले यही वाला पूरा यही लिख देंगे, यही लिख दीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा कि कोई भी प्राकृत संख्या शून्य पर समाप्त तभी होगी जब उसकी के अभाज्य गुणनखंड में 2 एवं 5 दोनों ही आए। अब चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो ये है 6 की घात n,
अब 6 के गुणनखंड बना लीजिए, तो 6 की घात n है, तो 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 की घात 2 गुणा 3, 2 तिया 6, 2 गुणा 3, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख लें और चाहे ऐसे लिख लें, बात एक ही है, 2 की घात n गुणा 3 की घात n, ठीक है। आपका ऐसे में ही काम चल रहा है, इसलिए ऐसे लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो 6 के हमने गुणनखंड बनाए 2 गुणा 3, तो अब हम इसमें देखें तो इसमें क्या है, इसमें 2 गुणनखंड तो है, इसमें क्या है, इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसमें क्या नहीं है, 5 नहीं है। तो इसमें 5 नहीं है, तो हम लिखेंगे कि कोई भी प्राकृत संख्या शून्य पर तभी समाप्त होगी जब वह 2 से भाजित, 2 एवं 5 से भाजित हो। तो इसमें 2 से तो भाजित हो रही है संख्या, उपरोक्त संख्या 2 से भाजित हो रही है, परंतु 5 से भाजित नहीं हो रही है, 5 से विभाजित नहीं हो रही है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी क्या है कि कोई भी संख्या 2 से तो भाजित हो रही है, ये जो संख्या है उपरोक्त संख्या, यहां पे लिख देते उपरोक्त मतलब ऊपर दी गई संख्या, उपरोक्त संख्या 2 से भाजित हो रही है परंतु 5 से विभाजित नहीं हो रही है। जबकि ये क्या कह रहा है कंडीशन, कि कोई भी संख्या तभी उसमें अंत में शून्य आएगा जब वो 2 और 5 दोनों से विभाजित होए। अतः इसमें क्या लिखेंगे, अतः ये संख्या, अतः 6 की घात n, अतः 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। बस इतना लिख दीजिए, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से करना है। एक बार फिर से बता दूं, कोई भी संख्या प्राकृत संख्या शून्य से समाप्त तभी होगी जब वह 2 एवं 5 से विभाजित हो, और उसके, या फिर यूं कह सकते हैं कि उसके अभाज्य गुणनखंड 2 एवं 5 दोनों ही आने चाहिए उसके गुणनखंड में। बस इसके गुणनखंड में 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये 5 से विभाजित नहीं हो रही है, 2 से तो हो रही है लेकिन 5 से विभाजित नहीं हो रही है। अतः ये संख्या इसके अंत में शून्य पर समाप्त नहीं होगी। इसका अंतिम जो है इकाई अंक, शून्य पर समाप्त होने का मतलब इकाई अंक, इसका इकाई अंक जो है शून्य नहीं होगा। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता था कि क्या इसका इकाई अंक शून्य पर समाप्त होगा, तो अपन लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन हो गया। अब करते हैं अगला वाला, क्या है, व्याख्या कीजिए। कि अब देखिए इसको व्याख्या करनी है, तो इसको सबसे पहले तो इसमें देखें ये 2 क्वेश्चन हैं, तो इसको दोनों को अलग अलग यहाँ लिख लेते हैं। एक तो इस तरह से इसमें दिया हुआ है, क्या दिया है, 7 गुणा 11 गुणा 13 और धन 13। अब वो कह रहा कि ये भाज्य संख्याएं मतलब हैं कि नहीं हैं, ये हमें बताना है कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनमें संख्या स्वयं के अतिरिक्त, स्वयं एवं एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड आता है, मतलब 2 से अधिक गुणनखंड बनते हैं, वो संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। तो हम इनको चेक करके देखते हैं। तो इनमें क्या है, पहले तो ये धन लगा है बीच में, तो 13 हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं ना पूरे में से। तो 13 अगर हम बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, देखिए 7 बचा, गुणा में क्या बचा 11, और यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा है, 13 एकम 13, तो गुणा में चाहे तो 1 लिख दो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और धन में 13 एकम 13। अब देखो यहाँ पे देखिए 13 और फिर यहाँ ब्रैकेट में 11 7 77 और 77 एकम 77, तो यहाँ तो आ गए 77 और 77 और प्लस 1 कितना हो गया 78 हो गया। तो ये हो जाएगा 13 गुणा 78, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब 13 गुणा 78 जब इनको गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1014 आएगा। कितना आएगा, ये 1014 आएगा। तो 1014 को अब देखो, तो इसमें क्या है कि अब हम इसमें लिख सकते हैं कि उपरोक्त संख्या, अब देखिए इसमें 2 अंत में विषम संख्या है, 2 से भाग जाएगा, 2 से चला जाएगा, 4 1 5 1 6, 3 से भी चला जाएगा मोटा मोटा हम देखें तो, और 6 एकम 6, 6 से भी चला जाएगा, 2 3 से जा रहा है तो 6 से भी जाएगा ही जाएगा 100%, और 13 से जाएगा क्योंकि 13 इसका ही गुणनखंड है तो 13 से भी जाएगा, और 13 दूनी 26 यानी 26 से भी जाएगा, और 13 3 39 39 से भी जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारी संख्याओं से भाग जा रहा है। तो इसमें डॉट 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 इसमें लिख देंगे, इतना ही बहुत है, क्योंकि उसमें तो क्या है कि अब भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, इसके तो बहुत सारे दिखा दिए अपन ने। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इनसे उपरोक्त संख्या इनसे भाज्य है, भाज्य है, अतः उपरोक्त संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। तो क्या लिखेंगे, अतः उपरोक्त संख्या, अतः उपरोक्त संख्या भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य
संख्या है। और यहीं पे ये क्वेश्चन दी एंड हो गया। अब इसका दूसरा वाला पार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है वो कि 7 गुणा 6 गुणा 5 और गुणा में क्या है 4 और गुणा में है फिर 3 और गुणा में है 2 फिर गुणा में है 1 और फिर धन में है 5। तो अब इसमें से 5 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 इसमें भी है और 5 इधर भी है। तो 7 गुणा 6 और 5 तो हमने बाहर ले लिया, गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1 और धन में क्या आएगा 1। अब इसको देखें, अब यहाँ पे आप समझिए, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 42, इसको करेंगे गुणा तो ये हो जाएगा 1009। कितना हो जाएगा 1009, तो ये हो जाएगा 1009। अब 1009 तो इनको गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे कितने 1009 हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब इनको गुणा करने से 1009 हो गए और 1009 में 5 से गुणा कर दो और तो ये कितना हो जाएगा 5 9 45, शून्य का शून्य 5 1 5, तो ये कितना आ गया 5045। अब 5045 आ गया तो इसमें भी ऐसे ही लिखना है, क्या लिखना है, उपरोक्त संख्या। अब इसमें लिख दीजिए 5 एवं 1009 से भाजित हो रही है। और इसमें चाहो तो एक और अच्छी बात कर सकते हो, यहां पे लिख सकते हो कि उपरोक्त संख्या यहां पे इसको एक चीज और लिख देते हैं हम, यहां पे लिख देते हैं उपरोक्त संख्या स्वयं एवं एक के अलावा, यानी इसके अतिरिक्त, स्वयं और एक से तो हो ही रही है, अतिरिक्त किस किस से हो रही है, 5 एवं 1009 से भी भाजित हो रही है, 9 से भी भाजित हो रही है। तो भाजित होती है, हो रही है, कुछ भी लिख दें। तो अतः ये संख्या क्या होगी, अतः संख्या क्या होगी, संख्या भाज्य संख्या होगी, संख्या भाज्य संख्या होगी। तो इस तरह से ये सवाल हो गया। अब इसका एक सवाल और रह गया एंड में, चलिए कर लेते हैं। हालांकि वीडियो बड़ी लंबी हो रही है लेकिन कोई बात नहीं, हमें पूरी एक्सरसाइज करना जरूरी भी है। तो देखिए इस तरह का सवाल है, इसमें इस सवाल को जरा ध्यान से समझिए। किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, तो हम यहाँ पे वृत्ताकार पथ बना देते हैं इसका, इस तरह से कोई राउंड सा ऐसा कोई वृत्ताकार एक गोला है, ठीक है, ऐसा बना हुआ है। और यहाँ पे मान लीजिए कोई एक पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए ये पॉइंट ले लिया। अब इसमें इस मैदान का एक चारों ओर चक्कर लगाने में सोनिया जो है, सोनिया और कौन कौन है, रवि। तो सोनिया और रवि दो लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, और वो चक्कर लगा रहे हैं। तो सोनिया क्या है 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है। मान लीजिए इस डायरेक्शन में चलते हैं दोनों, ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एक चक्कर लगाती है ये 18 मिनट में। ये कितने मिनट में लगाती है, 18 मिनट में। जबकि रवि कितने मिनट में लगा रहा है, ये 12 मिनट में लगा रहा है। तो अब आप एक बात बताइए, सोनिया यहाँ से जाएगी तो सोनिया की स्पीड कम है क्योंकि ये टाइम ज़्यादा ले रही है, इसका मतलब ये पीछे पीछे चल रही है। रवि आगे आगे जा रहा है तो रवि यहाँ जाके और आगे निकल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये तो नेचुरली है कि 18 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा, पक्की बात है। तो 18 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एलसीएम लेना होगा, ठीक है। अब प्रैक्टिकली आप देख लो, चलो प्रैक्टिकली देखते हैं, इसको प्रैक्टिकली भी समझ लेते हैं। सोनिया ने 18 मिनट में लगाया एक चक्कर, 2 चक्कर लगाने में कितना लगेगा, 18 दूनी 36, ठीक है। इसको जरा 18 को क्लियर लिख देते हैं। तो ये 18 मिनट, 2 चक्कर लगाएगी 36 मिनट में, 3 चक्कर 18 3 54, और ये रवि क्या करेगा 12 मिनट में एक चक्कर, 24 में 2, 12 3 36 में 3, 12 चौक 48, इस तरह से लगाता जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये 36 मिनट में दोनों जाके इसी पॉइंट पर पहुंच रहे हैं। तो उत्तर तो इसका 36 हो गया, जनरल कॉमन सेंस से तो इसका उत्तर 36 आ गया। लेकिन हमने क्या बताया कि हम इसमें ये कहेंगे, ये समझेंगे कि सोनिया ने चक्कर लगा रही, सोनिया स्लो चल रही है, यानी इससे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, 18 से ज़्यादा टाइम लगेगा। तो एलसीएम लेना होगा, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो इन दोनों से बड़ी, यानी 18 और 12 से बड़ी संख्या होगी। तो बड़ी संख्या जब भी निकालनी होती है, ज्ञात करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकाल लो, बस बात खत्म, ठीक है। तो 18 के एलसीएम निकाल लो तो कितना हो जाएगा, 2 नाम 18, तो 2 गुणा 3 का स्क्वायर कर दो इसको, तो ये हो गया 2 नाम 18। और यहाँ पे 12 करना है, तो 12 का क्या होगा, 4 तिया 12, यानी 2 का स्क्वायर और गुणा 3। अब देखिए इसका एलसीएम लेना है,
तो एलसीएम में क्या है, बड़ी वाली घात लेंगे तो 2 और इसमें 2 की घात 2, तो बड़ी वाली घात क्या है 2 की घात 2, तो 2 की घात 2 ले लिया हमने। और यहाँ पे 3 की घात 2 और 3 में बड़ी घात क्या है 3 की घात 2, तो यहाँ पे ले लिया 3 की घात 2। तो ये कितना हो गया 2 दूनी 4, ठीक है। ये कितना हो गया 2 दूनी 4 और यहाँ पे 3 त्रिका 9 यानी 4 नाम 36। तो प्यारे बच्चों ये इसका उत्तर आ गया कितना 36 मिनट आ गया है। यानी 36 मिनट में ये जो है कितने समय बाद वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि 36 मिनट बाद, फिर ठीक है भाषा आप ये लिख सकते हो कि 36 मिनट बाद ये दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन का आपका डाउट आता है तो आप जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी लिखें, ठीक है। आपकी सलाह बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपसे आप लोग जब इसमें वीडियो में कमेंट करेंगे, इसमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कुछ कि भाई ये हमें ये समझ में नहीं आया या ये हमें ठीक फिर से समझा दीजिए, तो हमें अच्छा लगेगा, हमारा उत्साह और ज़्यादा बढ़ेगा। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।